Good morning students. We are doing chapter 2 structure of atom and in previous video we have discussed discovery of anode rays. So today we will discuss discovery of neutron. तो आइए देखते हैं बच्चों. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन डिस्कस करने से पहले बेटा मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन देना चाहता हूँ कैथोड रे और एनोड रे की जो डिस्कवरी हुई थी उसका. तो बेसिकली उसमें कुछ बच्चों को डाउट भी था तो वो अब क्लियर हो जाएगा. हमने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये देखा था कि आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आपने दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट किया है हाई वोल्टेज बैटरी से. ठीक है. और यहाँ पे एक वैक्यूम पंप आपने इंसर्ट किया है और वैक्यूम पंप प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है, लो प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है. और यहाँ पर आपने गैस फिल की हुई है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर. तो ये आपका सेटअप था और इस सेटअप में जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं गैस को, तो आप ये देखते हैं कि जो गैस होगी ना बेटा, गैस आयनाइज होगी. ठीक है, बेसिकली क्या होता है, गैस आयनाइज होती है. और गैस कैसे आयनाइज होगी कि जो नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है. यहाँ से इस इलेक्ट्रोड से उस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन पहुँच रहा है. तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही फास्ट मूव कर रहा है. अब जब वो फास्टली मूव कर रहा है तो उसके बीच रास्ते में कौन आ रहे हैं, एटम्स आ रहे हैं. कौन आ रहे हैं, गैस के एटम्स आ रहे हैं. ठीक है. तो ये जो एटम्स हैं जैसे ही इलेक्ट्रॉन के साथ कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही एटम इलेक्ट्रॉन के कांटेक्ट में आया तो एटम में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है. तो अब देखेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट हो रहे हैं. देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये तो एटम के कांटेक्ट में आएगा और एज इट इज़ निकलेगा. और जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन होगा वो एटम से क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा. अब जरूरी नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन ही होता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं. डिपेंड करता है एटम की एंथैल्पी क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है. ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे. ठीक है. तो बेसिकली एटम के अंदर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या करवाता है, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाता है. अब ये होने से बच्चों देखो क्या होता है. देखिए, बेसिकली ये जो गैस आपने ली थी, मान लीजिए हीलियम एटम की है या हाइड्रोजन एटम की है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. ठीक है, उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज और साथ में इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो जब ये प्रोसेस चल रहा है तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये दो आपके पास स्पीसीज क्रिएट हो जाते हैं. एक आपका इलेक्ट्रॉन है और एक आपका H पॉजिटिव है. तो अब सीधी सी बात है, H पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, H पॉजिटिव इस डायरेक्शन में मूव करेगा टुवर्ड नेगेटिव साइड, जो कि आपकी क्या है, कैथोड है. ये आपकी क्या है, कैथोड है. हाँ बेटा. और ये आपकी एनोड है. तो H पॉजिटिव तो इस तरफ मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहा है. ठीक है. अब यही तो ऑब्जर्वेशन आपने देखी थी, जो दो आपने एक्सपेरिमेंट पढ़े उसमें एक बार तो आपने ऑब्जर्वेशन यहाँ देखी, यहाँ पे जनरल स्क्रीन लगाई तो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे. तो वो तो आपके पास क्या आया, देखो वो तो आपके पास क्या आया, यहाँ पे जनरल स्क्रीन लगा रखी थी, यहाँ से आपके पास ऑब्जर्वेशन आई कि ये तो क्या है, कैथोड रेज है, क्योंकि ये कैथोड की तरफ से आ रही होंगी. ठीक है, ऐसा आपने सोचा. ठीक है. तो यहाँ पर तो बार बार क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन ही आते रहेंगे. यहाँ पर बार बार इलेक्ट्रॉन ही आते रहेंगे. आपने गैस चेंज कर दी, हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम ले ली या फिर नाइट्रोजन ले ली या फिर नियोन ले ली, तो हर बार तो इलेक्ट्रॉन ही आएगा. यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन को ही आना है. तो हर बार इलेक्ट्रॉन ही आएगा. तो जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स है. भाई सेम चीज़ बार बार वहीं पर जा रही है, तो हर बार जो E/m रेशियो था वो हर बार यहाँ पर क्या आएगा, E/m रेशियो हर बार क्या आएगा, यहाँ पर सेम ही आएगा ना. लेकिन यहाँ पर E/m रेशियो क्या आएगा, डिफरेंट आएगा. जब आप एनोड रे की बात कर रहे हैं बेटा, क्यों आएगा डिफरेंट, क्योंकि हो सकता है भाई हाइड्रोजन पॉजिटिव है पहले, फिर जब आपने गैस चेंज कर दी तो अब हीलियम पॉजिटिव हो गया. हाँ, हीलियम पॉजिटिव हो गया. तो हीलियम का जो चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए वो 1 यूनिट पॉजिटिव ही था, लेकिन उसका मास तो डिफरेंट होगा ना. तो उसका जो E/m रेशियो आएगा वो हाइड्रोजन के कंपेरिजन में तो डिफरेंट ही आएगा ना. तो जब आप डिफरेंट गैसेस लेंगे बेटा, तो यहाँ पर आपको एनोड रेज वाले
केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, E/m रेशियो अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने किया था और वहाँ से हम ये कंक्लूजन पर पहुँचे थे कि जो आपके गैस एटम थे वो तो न्यूट्रल थे। अब उस गैस एटम से इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज जो चीज़ हैं वो निकल रही है, तो इसका मतलब एटम के अंदर 2 चार्ज पार्टिकल हैं, एटम के अंदर 2 चार्ज पार्टिकल जरूर प्रेजेंट हैं, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्रोटॉन का कैसे पता लगा, मैंने बताया ना आपको, एनोड रेज हैं। ठीक है, अब एनोड रेज में क्या था, पॉजिटिवली चार्ज थे भाई, ये जो एटम थे ये पॉजिटिवली चार्ज थे। ठीक है, तो जब हाइड्रोजन लिया गया था, तो हाइड्रोजन जब लिया गया था, देखिए जब हाइड्रोजन लिया गया तो हाइड्रोजन में सबसे कम वैल्यू आई थी E/m रेशियो की। ठीक है, यहाँ से देखो E/m रेशियो आया जो भी आया। ठीक है, और ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज को फाइंड आउट किया, तो जो यहाँ से आपके पास E/m जब आपने किया, मतलब जो आप चार्ज कैलकुलेट करते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, और E/m रेशियो जो जे थॉमसन ने और बाकी साइंटिस्ट ने किया था। अब एनोड रेज का टॉपिक है तो उसमें गोल्डस्टीन ने किया था, तो मास जो यहाँ पर आया, ठीक है, मास जो आया हाइड्रोजन का, ठीक है, वो सबसे कम आया। ठीक है, और हीलियम में थोड़ा सा बढ़ गया, जब नाइट्रोजन गैस ली तो और बढ़ गया, और फिर कोई और गैस ली, आर्गन गैस ली तो फिर और इंक्रीज हो गया। तो हाइड्रोजन वाले केस में जो मास की वैल्यू तो सबसे कम आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकाला कि जब हमने हाइड्रोजन एटम का जब हमने मास फाइंड आउट किया, तो देखा कि हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 AMU के बराबर है, और 1 AMU अराउंड किसके बराबर होगा, 1 प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है, 1 प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है, और साथ में आप जानते हैं अब हाइड्रोजन है, एटम है, न्यूट्रल है तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चीज़ तो प्रेजेंट होगी ही। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखा गया भाई हाइड्रोजन का मास 1 AMU है। ठीक है, अब जब हीलियम के साथ करके देखा, तो हीलियम के साथ ये देखा आपने, हीलियम पे जो चार्ज आएगा वो 2 पॉजिटिव आया। ठीक है, तो हीलियम में ये फाइंड आउट किया गया कि हीलियम में 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन में जब देखा गया तो हाइड्रोजन में क्या था, 1 प्रोटॉन है एंड 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब हाइड्रोजन और हीलियम के मास को कंपेयर किया गया बच्चों, हाइड्रोजन और हीलियम के मास को जब कंपेयर किया गया, इसका मतलब अगर मैं क्या कर लूँ, हीलियम एटम के कंपेरिजन में हाइड्रोजन एटम डबल ले लूँ, यस, अगर मैं डबल ले लूँ तो ये बराबर आ जाने चाहिए भाई। एक हीलियम एटम का जो मास है वो दो हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो एग्जैक्ट क्या देखने को मिला, इसमें यह देखने को मिला कि एक हीलियम एटम का जो मास है वो किसके बराबर है, हाइड्रोजन के 4 एटम के मास के बराबर है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का तो हमें यहाँ से पता लग गया था कि हाइड्रोजन का तो 1U होता है, इट मीन्स 1U, इसका मतलब 2U के बराबर होना चाहिए हीलियम का, जो कि नहीं है। अब यहाँ से जब हमने किया कैलकुलेट तो वो आया 4U, और भाई हम अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से चलें तो हीलियम का तो 2U होता है। हाँ, तो ये तो बराबर नहीं आ रहे, ये तो बराबर नहीं आ रहे, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा था कि जो मैच नहीं हो रहा था, मतलब जो रिजल्ट हमारे पास आ रहा था कि भाई एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन मास के साथ रिलेट नहीं हो पा रहा था। फिर सोचा क्या पता इन्हीं में कुछ एक्सेप्शन हो, कुछ और गैसेस को लिया गया। अब हाइड्रोजन के साथ जब और गैसेस को कंपेयर किया तो उनमें भी प्रॉब्लम ऐसे ही आ रही थी। जैसे लिथियम को जब कंपेयर किया, भाई लिथियम में 3 प्रोटॉन्स है, तो इसका मास कितना आना चाहिए, 3U आना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका लिथियम के एक एटम का मास हाइड्रोजन के 3 एटम के मास के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये देखा गया कि लिथियम के एक एटम का मास जो है वो हाइड्रोजन के 7 एटम के बराबर है। ठीक है, तो ये हर बार कंफ्यूजन आ रहा था, तो साइंटिस्ट ने मिलकर सोचा कि जरूर कोई तीसरा पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, कोई और भी पार्टिकल प्रेजेंट है, और वो ऑफकोर्स न्यूट्रल होगा, क्योंकि एटम तो कम्प्लीटली न्यूट्रल है, जो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से पहले ही न्यूट्रल हो चुका है, क्योंकि प्रोटॉन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज एटम पे इलेक्ट्रॉन में है। ठीक है, तो इसका मतलब एटम तो ऑलरेडी न्यूट्रल है, तो जो कोई और सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होगा वो न्यूट्रल तो होगा, और उसका मास कुछ ना कुछ
क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोई एक हैवी मास का कोई सब एटॉमिक पार्टिकल जरूर एटम के अंदर प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये मास में गड़बड़ आ रही है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट हुआ। अब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जेम्स चैडविक ने। अब मैं आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी तक मैं आपका बेस क्लियर कर रहा था। ठीक है, कि भाई आपको कैथोड रेज और एनोड रेज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए और किस तरीके से कंक्लूजन पर पहुंच रहे थे साइंटिस्ट, ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब हम जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं बेटा। जेम्स चैडविक ने क्या एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, ये बिल्कुल कुछ वैसा ही था जैसा आपने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के कुछ जैसा ही था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट तो आपको सबको पता है, रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था, जिसमें क्या किया था, गोल्ड की फॉइल ली थी। लेकिन यहाँ पे जेम्स चैडविक क्या करता है, यहाँ पे वो बोरॉन या बेरिलियम एलिमेंट को यूज़ करता है। ठीक है, या तो बोरॉन को यूज़ कर लिया, बेरिलियम को यूज़ कर लिया, जेम्स चैडविक। ठीक है, जेम्स चैडविक। तो उसने क्या किया, यहाँ पर एक उसके पास सोर्स था, यहाँ पर एक सोर्स था, एक ये सोर्स था जो क्या कर रहा था, अल्फा पार्टिकल्स को जनरेट कर रहा था, और वो अल्फा पार्टिकल आ रहे थे। अब वो अल्फा पार्टिकल इस बेरिलियम के ऊपर स्ट्राइक करेंगे। अब गोल्ड में तो आपने पढ़ा था उसमें से आर पार निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कुछ डिफरेंट थी। जब ये अल्फा पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक हो रहे थे तो कुछ रेडिएशन एमिट हो रही थी, यहाँ से कुछ रेडिएशन एमिट हो रही थी। ठीक है, कुछ रेडिएशन एमिट हो रही थी। तो इन रेडिएशन को ऑब्जर्व करने के लिए उसने क्या किया, पैराफिन वैक्स को यूज़ किया। पैराफिन वैक्स की एक लेयर आगे सेट कर दी। ठीक है, और इस लेयर के बिल्कुल आगे एक डिटेक्टर को रख दिया, एक डिटेक्टर रख दिया, एक डिटेक्टर रख दिया, यहाँ पर एक डिटेक्टर रख दिया। ठीक है, यहाँ पे हम रख रहे हैं डिटेक्टर। ठीक है, तो इस डिटेक्टर के अंदर गैस भी थी। तो ये देखा कि यहाँ से जो रेडिएशन निकली हैं, इन रेडिएशन को जब इस पैराफिन वैक्स के अंदर से पास आउट करवाया गया तो कुछ बहुत ही हाई एनर्जेटिक पार्टिकल डिटेक्ट हुए इस डिटेक्टर के अंदर, इस डिटेक्टर के अंदर डिटेक्ट हुए। और ये चेक किया गया, ये तो क्या है, प्रोटॉन्स है। ठीक है, ये तो क्या है, प्रोटॉन्स है, क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और इनका मास प्रोटॉन के बराबर था। मतलब जो यहाँ से पार्टिकल निकल रहे थे, दे आर पॉजिटिवली चार्ज एंड दे हैव सेम एटॉमिक मास, सेम मास एज प्रोटॉन हैव। इट मीन्स यहाँ पर कंक्लूजन पर आए कि भाई यहाँ से जरूर प्रोटॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रोटॉन्स निकल रहे हैं, तो यहाँ इस सेटअप से रिलेट करने की कोशिश की कि भाई यहाँ से मैं तो अल्फा पार्टिकल डाल रहा हूँ, किसके ऊपर डाल रहा हूँ, बेरिलियम के ऊपर डाल रहा हूँ। अब बेरिलियम से कुछ रेडिएशन निकल रही हैं और वो रेडिएशन जब पैराफिन वैक्स के ऊपर पड़ती हैं तो इसका मतलब प्रोटॉन निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये सोचा गया कि ये जो रेडिएशन निकल रही है इनके अंदर कुछ ऐसा पार्टिकल है जो प्रोटॉन को बहुत ही हाई स्पीड के साथ मूव करवा सकता है। देखिए, पैराफिन वैक्स है, एटम यहाँ पर भी होंगे और एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन तो इजीली निकलता ही नहीं है। लेकिन ये ऐसी रेडिएशंस हैं, ये ऐसी रेडिएशंस हैं जो क्या कर रही हैं, प्रोटॉन को निकाल रही हैं। ठीक है, अब एटम के अंदर तो प्रोटॉन सबसे हैवी था। ठीक है, अभी तक हमने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में प्रोटॉन का मास ज़्यादा था, प्रोटॉन ज़्यादा हैवी था, और ये प्रोटॉन को भी क्या कर रही हैं, प्रोटॉन को भी मूव करवा रही हैं। मतलब जैसे ही ये रेडिएशन एटम के ऊपर पड़ी तो एटम से प्रोटॉन बाहर निकल गया, बहुत ही हाई स्पीड के साथ निकल गया। डिटेक्टर बता रहा है हमें, ये जो डिटेक्टर हमने लगाया है, ये डिटेक्टर हमें बता रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पीड से प्रोटॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो फिर इनको स्टडी किया गया, भाई ये जो रेडिएशन है इनको हम स्टडी करते हैं। तो इसको फील्ड में रखा गया, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया बेटा। पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट लगाई गई, जैसे पहले लगाई थी भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के केस में, जब कैथोड रे और एनोड रे का हम पढ़ रहे थे एक्सपेरिमेंट, तो उसमें प्लेट लगाई गई थी और ये चेक किया गया था कि जो आपके एनोड रेज हैं दे आर पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड रेज हैं जो नेगेटिवली चार्ज है। तो ऐसे ही प्लेट लगा के देखी और प्लेट लगाने के बाद ये ऑब्जर्व हुआ कि ये तो कुछ भी डेविएट नहीं हो रही, ये तो सीधी जा रही हैं, कोई डेविएशन नहीं हुआ इनका, इन रेडिएशंस का किसी भी तरह का कोई डेविएशन नहीं है प्लेट लगाने के बाद। इसका मतलब ये जो रेडिएशन है दे आर न्यूट्रल,
इसका मतलब ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये जो रेडिएशन है ये न्यूट्रल है, ठीक है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। और जब इनको स्टडी किया गया कि भाई ज़रूर इनका जो मास होगा वो प्रोटॉन के कंपैरिजन में या तो ज़्यादा होगा या प्रोटॉन के बराबर होगा, क्योंकि प्रोटॉन हैवी मास था, तो प्रोटॉन को कोई हैवी मास पार्टिकल ही तो क्या कर सकता है, मूव करवा सकता है। बिल्कुल कोई छोटा सा नन्हा सा कोई पार्टिकल आया, क्या ये इसको निकाल देगा? क्या ये प्रोटॉन को निकाल देगा? क्या प्रोटॉन को इतनी स्पीड के साथ मूव करा सकता है? नहीं करा सकता, ये तो बहुत छोटा है। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो ये नहीं हो सकता। तो ये कुछ ऐसा पार्टिकल है जो प्रोटॉन जैसा ही कुछ मास रखता है या प्रोटॉन से ज़्यादा मास रखता है, और ये जब एटम के साथ टकरा रहा है तो उस एटम से प्रोटॉन निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हैवी मास का कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है, ठीक है। किसके अंदर है? बेरिलियम के अंदर है। फिर इसने सोचा हो सकता है बेरिलियम में ऐसा नज़र आ रहा हो, कुछ और यूज़ करते हैं। बेरिलियम की बजाय बोरॉन यूज़ करके देखा। अब जब बोरॉन यूज़ करके देखा तब भी सेम ऑब्जर्वेशन, कि एक रेडिएशन निकल रही है, और वो रेडिएशन जब पैराफिन वैक्स से निकल रही है तो प्रोटॉन बहुत ही हाई स्पीड के साथ क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन पर ये आए कि एटम के अंदर क्या है, एक थर्ड पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि न्यूट्रल है और जिसका मास प्रोटॉन के कंपेरेटिव है, ठीक है। और जब चेक किया गया, जब हमने न्यूट्रॉन को स्टडी किया, भाई न्यूट्रॉन, अब ये जो रेडिएशन है इनको स्टडी करना शुरू कर दिया, तो ये देखा है, देखो न्यूट्रल तो थी ही है, ठीक है। फिर इनका मास कैलकुलेट करने की कोशिश करी, तो इनका जब मास कैलकुलेट किया तो थोड़ा सा प्रोटॉन के कंपेरिजन में ज़्यादा था, ठीक है। और जब इन पार्टिकल्स का मास जब हमने हीलियम के अंदर ऐड किया, ठीक है, हीलियम में हम कह रहे थे 2 प्रोटॉन है, ठीक है, और जब इसमें 2 न्यूट्रॉन ऐड किया गया तो आ गया हमारा 4U। तब ये रिलेट होना शुरू हुआ कि भाई एटॉमिक जो मास है, ठीक है, बाकी जो हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, आर्गन है, नियोन है, क्लोरीन गैस है, डिफरेंट गैसेस का ऐसे मैच करने की कोशिश की, और उसमें ये देखा कि जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है, ठीक है, हमारे पास एग्जैक्ट एटॉमिक मास आ जाता है। तो फिर ये देखा हाइड्रोजन में ऐसा क्यों नहीं होता है। हाइड्रोजन सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट था जिसमें ऐसा नहीं हो रहा था। तो फिर फाइनल कंक्लूजन पर यह आया कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन है ही नहीं, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन है ही नहीं, हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट था, ये सेटअप था, जिससे उसने ये पता लगाया कि एटम के अंदर एक थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि न्यूट्रल है, और जिसका मास जो है वो प्रोटॉन के कंपेरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। अब ये सब पढ़ने के बाद अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों, वो रहेगा कि कैसे एटॉमिक मास, कैसे एटॉमिक नंबर, आइसोटोप, आइसोटॉन्स, ठीक है, कैसे रिलेट होते हैं, ठीक है। आइसोटोप, आइसोटॉन्स आपने पढ़े होंगे, आइसोबार भी पढ़ा होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज भी पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा तो अब हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा एटॉमिक जो प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, जैसे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कैसे रिलेट होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ, उनको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेटा आपका हो गया है कि जो आपके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे उनकी हमने डिस्कवरी पढ़ ली है, कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, कैसे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और कैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है। नेक्स्ट हम अपना एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का जो टॉपिक होगा उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।